हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पे हम लोग चैप्टर 1 की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं वन शॉट में। जी, एक वीडियो में आपका हम क्लास 11 की जितनी भी बायोलॉजी है सब कंप्लीट करा देंगे चैप्टर। साथ ही साथ हम आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री भी कंप्लीट कराएंगे। तो 11th और 12th दोनों का हम लोग इस बार कंप्लीट श्रृंखला करने वाले हैं। क्योंकि पिछले वर्ष अगर देखा जाए तो हमने 11th का कंप्लीट नहीं करा पाया था, लेकिन इस बार हम पूरा टोटल 11th का कंप्लीट करा देंगे। सो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, कोई दिक्कत नहीं। और जो 12th वाले हैं उनकी तो क्लासेस लगातार चल ही रही है, ठीक है ना यार। जो 10th के बच्चे हैं जो पास आउट हुए हैं तो उनका भी तो बेटा ध्यान देना है ना। करे जाओ, चलिए। तो अपना जो चैप्टर बेटा वो क्या है, चैप्टर 1 जीव जगत है। 11th बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 है लिविंग वर्ड है, जीव जगत। और बहुत प्यारा से चैप्टर है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा है, पढ़ लेंगे आपको पूरा याद हो जाएगा। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। हम लोग चैप्टर शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि बेटा बायोलॉजी होता क्या है, जीव विज्ञान होता क्या है। जीव विज्ञान का मतलब समझिए कि जो जीवित जीव हैं, जितने भी जीव हैं, हम लोग उनका क्या करेंगे बेटा, अध्ययन करेंगे। वही क्या कहलाएगा, बायोलॉजी कहलाएगा। बोले तो बेटा जीव विज्ञान कहलाएगा, दैट्स ऑल मैटर, बाकी कुछ भी नहीं। अच्छा, यानी कि यहाँ पे अगर इसको कट कर दे तो जीव विज्ञान की वह शाखा या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है बेटा, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा, जीव विज्ञान कहते हैं। बोले तो बायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। जो बायोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कहाँ पे गुरुदेव, एक बायो, दूसरा क्या बेटा, लॉजी। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग। और लोगोस का अर्थ होता है लोगोस का अर्थ, लॉजिक मतलब होता है लोगोस, लोगोस मतलब क्या होता है, टू स्टडी। यानी कि हम लोग जो लिविंग जितने भी जीवित जीव हैं उनका क्या करेंगे, टू स्टडी मतलब अध्ययन करना। यानी कि जीवित जीव का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। बोले तो बेटा बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्यान देना, जीव जीव, हाँ, जीवित जीव का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। या विज्ञान की वह शाखा, ये थोड़ा इरर कर हो गया है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे बेटा क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जो कि माइंड मैप है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला बेटा क्या है, पहला गरेजा क्या है, बायो। दूसरा क्या, लॉजी। ये यहाँ पे लॉजी, लॉजी का मतलब क्या होता है, लोगोस होता है। लोगोस मतलब टू स्टडी, यानी कि लाइफ, जीवित जीव, जीव का या जीवन का, टू स्टडी मतलब अध्ययन करना, क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक बेटा अरस्तु को कहा जाता है। अगर मान लीजिए कोई पूछ लिए, क्योंकि आजकल बेटा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, चलिए बताइए ना यार कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक बेटा अरस्तु को कहा जाता है, याद रखना। जीव विज्ञान जो है बेटा ये दो प्रकार की होती है। जीव विज्ञान कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। सर कौन कौन सा, पहला है जंतु विज्ञान, दूसरा है आपका वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान अपना अंग्रेजवा दो प्रकार का होता है। पहला क्या है, पहला क्या है, जो पहला है बेटा वो अपना क्या है, जंतु विज्ञान। दूसरा क्या है बेटा, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतु का अध्ययन करते हैं उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे बेटा जंतु विज्ञान कहते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी ज्वाइन करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और वनस्पति विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों अर्थात पेड़ पत्तियों का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक बेटा कौन है, थियोफ्रेट्स कहलाते हैं। कौन है, थियोफ्रेट्स कहलाते हैं। अगला बेटा यहाँ पे है सजीव, बोले तो लिविंग। ये गुरुदेव सजीव क्या होता है, लिविंग क्या है। अब यहाँ से अपना जीव जगत का चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो बेटा लिविंग क्या होता है, सजीव क्या होता है, जिसमें विभिन्न जैविक क्रियाएं जैसे पोषण, उपापचय, श्वसन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि, जनन इत्यादि क्रियाएं होती हैं, उसे सजीव कहते हैं। कोई बोले चलिए बताइए सजीव होता क्या है, हम कह रहे हैं कि मैं सजीव हूं, तो कैसे परिभाषित करेंगे कि हाँ ये सजीव ही है, इसमें जीवन ही है। तो सजीव वह होता है या सजीव उसे कहते हैं जिनमें विभिन्न जैविक क्रियाएं, जैसे पोषण, खाना खाता है, उपापचय, खाना खाया तो पच गया, श्वसन, सांस लेने का, उत्सर्जन, निकासित करने का, गति, चलने का, वृद्धि, बढ़ने का, जनन मतलब कि बच्चे पैदा करने का, इत्यादि क्रियाएं होती हैं, उसे बेटा क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं, लिविंग कहते हैं। अथवा दूसरा परिभाषा, वे जिनमें स्वप्रकृति विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र होते हैं, जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता रखते हैं, उसे सजीव कहते हैं। अच्छा,
स्वप्रतिकृति, विकासशील, स्वनियमन, पारस्परिक क्रियाशील तंत्र होते हैं और वे वायु उद्दीपन के प्रति बेटा क्या करते हैं, अनुक्रिया करने की क्षमता रखते हैं। अच्छा सर, वायु उद्दीपन क्या है? मान लीजिए किसी ने एक तमाचा लगाया, गुरुदेव हमें वो मार दिया, पड़ोसी मारा, दही झपटे, बीसा बीसा लात गुरुदेव मार, चाहे जोन हो जाए, मारते हैं ना, तो बेटा क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं करे वाह क्या, वायु उद्दीपन। उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य, बंदर, घोड़ा, बकरी इत्यादि जितने भी होते हैं वो हमारे बेटा क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। ठीक, अब सजीवों में विभिन्न प्रकार के लक्षण भी हैं। अच्छा सर, लक्षण कौन कौन से हैं, ऐसे क्या क्या चीजें हैं जिसके हम लोग, जिसके द्वारा पता लगा सकते हैं अच्छा ये सजीव है? तो पहला वृद्धि की क्षमता होती है, ये सजीव के लक्षण, पहला क्या होता है, वृद्धि होता है, यानी कि ग्रोथ होता है। अब यहाँ पे नीट जैसे एग्जाम में भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको भी यही हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे। जीवों के भार, आकार एवं संख्या में बढ़ोतरी को कहते हैं। यानी वृद्धि क्या होता है, वृद्धि किसे कहते हैं, तो जीवों की भार, आकार, संख्या में बढ़ोतरी को बेटा क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम पहले जब पैदा हुए थे कितने किलो के हैं, 5-6 किलो के, और आज 60 किलो से कम नहीं है, तो क्या हो गया, वो भार हो गया। आकार, पहले थे नेनुआ भर के, गहुआ में कहते हैं नेनुआ ही भर के है, उठाई के पटक दे, है मतलब कि छोटे थे, और आज लंबे लंबे हो गए, है कि नहीं। संख्या में पहले लोग कम रहते थे और आज लोग ज्यादा, जनसंख्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो क्या वृद्धि है, मनुष्य का वजन बढ़ना, मनुष्य की लंबाई में वृद्धि इत्यादि सजीवों में वृद्धि के क्या है बेटा, लक्षण है। लेकिन कुछ निर्जीव भी वृद्धि करते हैं, जैसे पर्वत, रेत के टीले इत्यादि जो होते हैं, जो बेटा हमारे क्या करते हैं, वृद्धि कहते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, विशिष्ट लक्षण किसका बेटा, विशिष्ट लक्षण। ये विशिष्ट लक्षण क्या है, वे लक्षण जो सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, विशिष्ट लक्षण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा एक पॉइंट आ गया, मनुष्य भी वृद्धि कर रहा है, साथ ही साथ कुछ निर्जीव वृद्धि कर रहे हैं, जैसे पर्वत, रेत के टीले भी हमारे क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक शब्द भी आया क्या, विशिष्ट लक्षण। तो विशिष्ट लक्षण वे लक्षण होता है जो केवल सजीवों में पाया जाता है, उसे बेटा क्या कहते हैं, विशिष्ट लक्षण कहते हैं। ठीक है सर, ये जो वृद्धि है क्या सजीवों में है, हाँ सर सजीवों में है। क्या निर्जीवों में है, जी सर निर्जीवों में है, जैसे कि हमारा क्या, पर्वत, रेत के टीले। ठीक है, तो क्या विशिष्ट लक्षण है, नहीं, क्यों, क्योंकि जो वृद्धि है मनुष्य में भी हो रहा है, पर्वत में भी हो रहा है, रेत के टीले में भी हो रहा है। तो वृद्धि एक प्रकार का विशिष्ट लक्षण नहीं है। ये नीट का एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, नीट एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक, अब गुरुदेव कहेंगे, गुरुदेव पर्वत रेत का टीला कैसे बढ़ता है, बेटा जरा सोचिए, आप अपने छत को आज साफ करिएगा, उठाइएगा बढ़िया झाड़ू, पूरे छत को क्या करेंगे, आप साफ करेंगे। सफाई करने के बाद अब वहां पे नोटिस करेंगे, कुछ दिन बाद वहां पे धूल जम जाएगी, फिर कुछ दिन बाद धूल जम जाएगी, कुछ दिन बाद धूल की एक परत जम जाएगी। तो कहीं ना कहीं वृद्धि तो कर रहा है ना, उसी प्रकार पर्वत कैसे वृद्धि करते हैं, पर्वत बड़े होते हैं, जब हवाएं चलती है तो हवाएं टकराती है, तो धूल के कण उससे क्या होता है, होते जाते हैं, चिपकते जाते हैं, चिपक जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, वृद्धि होता है। समझे ना, समझे कि नहीं बेटा, समझ गए वृद्धि। अच्छा, निर्जीवों में वृद्धि वाय होती है, बट सजीव में वृद्धि क्या होती है, आंतरिक होती है, ये बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखिएगा कि वृद्धि सजीवों के लक्षण है, किंतु यह विशिष्ट लक्षण नहीं है। बहुकोश की जीवों में वृद्धि कोश का विभाजन के द्वारा होता है, और वहीं पे पादपों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहती है, अर्थात पूरे जीवन काल चलती रहती है। अभी देखेंगे जो मनुष्य होता है उनमें वृद्धि कुछ समय तक होती है, उसके बाद रुक जाती है, लेकिन जो पादप होते, पेड़ पौधे होते हैं, उसमें निरंतर होती रहती है वृद्धि, उसमें रुकती ही नहीं। जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। ठीक है, एक कोष की जीव भी अपनी वृद्धि कोशिका विभाजन के द्वारा करते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना इत्यादि जो होते हैं, इसके उदाहरण हैं। उसके बाद बेटा अगला है अपना जनन, क्या बेटा, रिप्रोडक्शन। ये जनन, ये भी क्या है, जीवों का एक प्रमुख लक्षण है, मुख्य क्या होता है बेटा, लक्षण होता है। चलिए देखते हैं, जंतु द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को बेटा क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन किसे कहते हैं, जो जंतु होते हैं वो अपने समान क्या करते हैं, संतान पैदा करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं।
जनन दो प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक, दूसरा क्या बेटा लैंगिक। अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन अधिकतर एक कोष की जीवों में होता है। ठीक। अब यहाँ पे लैंगिक है, एक अलैंगिक है, जिसमें एक जनक भाग ले, जिसमें एक जनक भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। जिसमें बेटा दो जनक भाग ले, दो जनक भाग ले उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। ये बात याद रखना। ठीक। अलैंगिक जनन अधिकतर एक कोष की जीवों में होता है। नोट में, जनन सजीवों की एक विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि जनन सभी जीवों में नहीं होता। जैसे, अच्छा, विशिष्ट लक्षण का मतलब होता है कि वो सभी जीवों में हो, ऐसा कोई जीव ना हो जिसमें वो चीज हो ही ना, वो क्या कहलाता है? विशिष्ट लक्षण कहलाता है। लेकिन वहीं पे बात करें हम लोग जनन की, तो क्या जनन सभी जीवों में होता है क्या? कि हाँ गुरुदेव, सभी जीवों में होता है। अरे भैया, गौवा में देखे होंगे बहुत सारे ऐसे, हाँ, कपल होते हैं, कपल होते हैं, मतलब कि जुड़वा लोग होते हैं जिनको बच्चा पैदा होता ही नहीं, उसमें तो जनन क्रिया नहीं हो रहा है ना। जनन का मतलब ये दैहिक संपर्क नहीं होता कि दैहिक मिलाप कर लिए गुरुदेव जनन हो गया। बेटा, सेक्सुअली क्रिया होने के बाद जब तक बच्चा पैदा ना हो तब तक जनन नहीं कहा जाएगा। जनन का मतलब होता है बच्चा पैदा होना। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे जो जनन है यह सभी सजीव में नहीं होता, इसलिए विशिष्ट लक्षण नहीं है। जैसे किसमें नहीं होता? सर, खच्चर में नहीं होता। जो खच्चर होता है, जो बेटा क्या होता है? खच्चर होता है, उसमें जनन की क्रिया नहीं होती। खच्चर बंध है, कामगार मधुमक्खी बंध है, पुरुष इत्यादि में जनन नहीं होता, इसीलिए जनन सजीवों का मुख्य लक्षण नहीं है। बहुकोष की जीवों में लैंगिक जनन होता है और एक कोष की जीवों में अलैंगिक जनन होता है। ये बात याद रखना, जो बहुकोष की जितने भी जीव होते हैं, बहुकोष की जितने भी जीव होते हैं बेटा, उसमें लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन मतलब जिसमें दो जनक भाग लेते हैं, जैसे मनुष्य, पशु पक्षियां, ये सब क्या है? सब लैंगिक जनन क्या उदाहरण है। एक कोष की जितने भी जीव रहेंगे उसमें अलैंगिक जनन होगा। जीवाणुओं व प्रोटोजोआ में विखंडन के द्वारा क्या होता है बेटा? जनन होता है। और वहीं पे कवक में कैसे जनन होता है? तो जो कवक होते हैं वो बीजाणु या खंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। और प्लेनेरिया में जनन पुनरुद्भवन द्वारा होता है। तीसरा बेटा उपापचय, मेटाबॉलिज्म, ये भी क्या है? ये भी एक लक्षण है। किसका? जीवों का क्या है? लक्षण है। हमारे शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाएं उपापचय कहलाती है। किसी निर्जीव में उपापचय क्रिया क्रिया है या नहीं होती? उपापचय क्रिया में केवल सजीवों में संपन्न होती, इसलिए सजीवों का क्या है? विशिष्ट लक्षण होता है, इसको काट सकते हैं। यानी कि जो निर्जीवों में उपापचय क्रिया नहीं होती है, क्रिया नहीं होती है, यहाँ आप लिख सकते हैं। और उपापचय क्रिया केवल सजीवों में होती है, इसीलिए यह सजीवों का क्या है? विशिष्ट लक्षण है। उपापचय क्रिया का मतलब है बेटा कि हम लोग कुछ खाएं, वो हमारे पेट में क्या हो जाए? पच जाए, वो क्या कहलाता है? उपापचय क्रिया कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? उपापचय क्रिया कहती है। ठीक है। उपापचय क्रियाओं के प्रकार, तो उपापचय क्रिया बेटा दो प्रकार की होती है। पहला क्या होता है? उपचय, दूसरा है अपचय। उपचय क्या है? एनाबॉलिज्म। इसमें सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है, जैसे पर प्रकाश संश्लेषण में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की सहायता से जटिल कार्बोहाइड्रेट अणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। और अपचय क्रिया, इसमें जटिल अणुएं अपने सरल अणुओं में टूट कर क्या प्राप्त करती बेटा? ऊर्जा प्राप्त करती है। जैसे श्वसन में कार्बोहाइड्रेट के आयोजन व कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित होकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। अपचय, अपचय और क्या होता है अगर हम देख सकते हैं, किसे कहते हैं? तो श्वसन में कार्बोहाइड्रेट के अणु जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित होकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक। अगला जो लक्षण है, संवेदनशीलता और अनुकूलता। संवेदनशीलता और अनुकूलता है क्या? कोई जीव है, उंगली कर दो, आपको दही झपटेगा। अगर जाड़ा पड़ रही तो तुरंत वो गर्म कपड़े पहन लेगा। तो ये सब क्या है? संवेदनशीलता और अनुकूलता है। अर्थात सभी जीव अपने चारों तरफ के वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करते हैं और उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे संवेदनशीलता कहते हैं। जैसे जब हमारे शरीर पर चोट लगता है तो हमें अनुभव होता है कि हमें चोट लग रही है। जुई मुई के पत्ते इत्यादि जो होते हैं उसमें संवेदनशीलता और क्या होती है बेटा? अनुकूलता होती है।
वायु वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना या अपनी संरचना व क्रियाओं में परिवर्तन करना अनुकूलता कहलाता है। ठीक है, जैसे गर्मी के मौसम में शरीर से पसीना निकलना, जाड़ों के मौसम में गर्म कपड़े पहनना इत्यादि अनुकूलता के उदाहरण हैं। संवेदनशीलता तथा अनुकूलता केवल सजीवों में पाए जाने वाले लक्षण है, इसीलिए यह क्या है, सजीवों का बेटा क्या होता है, विशिष्ट लक्षण होता है। सजीव का क्या होता है, विशिष्ट लक्षण होता है। अगला है जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। जीवन चक्र का मतलब क्या होता है, जन्म हो रहा है, वृद्धि हो रही है, मृत्यु हो रही है, फिर जन्म हो रहा है, ये क्या कहलाता है, जीवन चक्र। सभी जीव जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं। उनका जन्म होता है, वह विकसित होते हैं, जनन करते हैं और कुछ समय पश्चात वृद्धावस्था प्राप्त करते हैं और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। अतः जीवों में विविध क्रियाएं होती हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं बेटा, जीवन चक्र कहलाता है। जीवन चक्र सभी जीवों का एक विशिष्ट लक्षण होता है। अगला है गति, बोले तो बेटा मूवमेंट। गति जीवधारियों का एक मुख्य लक्षण होता है। जंतु भोजन निर्माण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होते हैं बेटा, जाते हैं। जैसे मानव, बकरी, भेड़, पक्षी इत्यादि जो होते हैं, ये हमारे इसमें गति होता है। अगला क्या बेटा, श्वसन है। क्या करेगा, श्वसन है। श्वसन क्या होता है, हाँ, जीव ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करता है। श्वसन एक उपापचय क्रिया है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन के प्रकार, तो श्वसन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वायवीय श्वसन, ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन को उपयोग में लाया जाता है उसे हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। और दूसरा क्या होता है अवायवीय श्वसन, यानी कि ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन को उपयोग में नहीं लाया जाता उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बेटा पोषण। ये पोषण क्या होता है, तो हमारे शरीर को समान रूप से क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा के लिए भोजन ग्रहण करते हैं और इसी को क्या कहते हैं बेटा, पोषण कहते हैं। पोषण के आधार पर जीवधारियों के बेटा प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे। दूसरा होता है बेटा परपोषी, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उसे परपोषी पोषण कहते हैं, जिसमें सभी जितने भी जंतु होती हैं वो हमारे परपोषी के उदाहरण होते हैं। और जीवों द्वारा वातावरण से पोषक पदार्थ का ग्रहण करना बेटा क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अगर पोषण की परिभाषा बोले तो सीधा बता देंगे, जो जीव होती हैं इनके द्वारा वातावरण से पोषक पदार्थ का ग्रहण करना पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, पोषण कहलाता है। अब यहाँ पे है जैव विविधता, बोले तो बायोडायवर्सिटी। ये बेटा बायोडायवर्सिटी जैव विविधता होता क्या है, किसे कहते हैं आखिरकार, बायोडायवर्सिटी जैव विविधता। चलिए, हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान समय में पृथ्वी पर जीवों की लगभग 3 करोड़ जातियां उपस्थित हैं, लेकिन वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई जातों की संरचना लगभग 20 लाख है, जिसमें से 15 लाख जंतु हैं और 5 लाख क्या बेटा, वनस्पति है। ठीक, अगला है वर्गीकी एवं वर्गीकी विज्ञान। ये वर्गीकी और वर्गीकी विज्ञान क्या होता है, वर्गीकी कहते हैं टैक्सोनॉमी। तो वर्गीकी का अर्थ होता है वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांतों व विधियों का अध्ययन करना। वर्गीकी का मतलब क्या होता है, वर्गीकरण में हम लोग जो प्रयोग करने वाले सिद्धांत है, विधि है, जब हम लोग उनका बेटा अध्ययन करते हैं तो उसे करेजा क्या कहते हैं, उसे हम लोग वर्गीकी कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहा जाता है। जीवों की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण को वर्गीकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, वर्गीकी कहा जाता है। वर्गीकी शब्द डी कंडोलो ने दिया था। वर्गीकी शब्द किसने किया था, तो वर्गीकी शब्द डी कंडोलो ने दिया था, ये बात याद रखना। ठीक, अगला है वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण विज्ञान सिस्टेमैटिक्स क्या कहलाता है, तो इसके अंतर्गत जीवों के प्रकार एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सिस्टेमैटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टोमा से लिया गया है, सिस्टोमा से लिया गया है, जिसका अर्थ जीवों की नियमित व्यवस्था होती है। सिस्टेमैटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैरोलो लिलियस ने किया था और इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम सिस्टोमा नेचर रखा था।
ठीक है। वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत क्या क्या है? सबसे पहला बेटा पहचान। क्या है पहचान? इसमें जीवों के उनके लाक्षणिक आधार पर उनका पहचान करते हैं ताकि उनको उसी वर्ग में रख सके। वर्गीकी के अनुसार किसी जीव का सही नाम सही स्थिति को चुनना ही पहचान कहलाता है। किसी जीव को पहचान है तो उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? किसी जीव के पहचान हो तो उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। अगला बेटा है नामकरण। ये नामकरण क्या होता है? किसी जीव को एक विशेष नाम दिया जाता है जो पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जाता है। पौधे का नामकरण, वनस्पति नामकरण की अंतरराष्ट्रीय नियमावली आईसीबीएन यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर के आधार पर करते हैं। जंतुओं का नामकरण, जंतु नामकरण की अंतरराष्ट्रीय नियमावली आईसीजेडएन यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के आधार पर करते हैं। अगला है वैज्ञानिक नाम। ये वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम। तो इसमें दो नेम है, मतलब कि एक इसमें आता है द्विनामकरण पद्धति। जो वैज्ञानिक नाम कैसे आखिरकार किसी भी जीव के रखे जाते हैं, तो उनका जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम रखने के लिए, तो उसमें आया द्विनामकरण पद्धति। ये द्विनामकरण पद्धति क्या होती है? द्विनामकरण पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग स्वीडन के वनस्पति वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने किया था। द्विनामकरण पद्धति का वर्णन इसमें अपनी पुस्तक सिस्टोमा नेचरी में किया था। इस पद्धति में प्रत्येक जीव दो शब्दों वाला एक वैज्ञानिक नाम दिया गया। इसमें पहला शब्द जीव के वंश का नाम तथा दूसरा शब्द उसके जाति का नाम को प्रदर्शित करता है। इसमें हमेशा वंश नाम को बेटा प्रजाति या जाति नाम से पहले लिखते हैं। ठीक है। द्विनामकरण पद्धति के नियम। द्विनामकरण पद्धति के क्या क्या नियम है? तो इसमें जीवन नाम प्रायः या जीव नाम प्रायः, जीव का नाम प्रायः लैटिन भाषा में होता है जिसे तिरछे अक्षर में यानी कि इटैलिक में लिखते हैं और माफी चाहते हैं। और जैविक नाम में पहला शब्द वंश का नाम होता है जबकि दूसरा शब्द जाति का नाम बताता है। वैज्ञानिक नाम को जब टाइप करते हैं तो इसी इटैलिक में लिखा जाता है और जब हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं। पहला अक्षर वंश का नाम बताता है जो बड़े अक्षरों से शुरू होता है, जबकि दूसरा जाति संकेत पद में क्या होना चाहिए बेटा? छोटा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है आम का वैज्ञानिक नाम मैंजिफेरा इंडिका। अब जो मैंजिफेरा है इसका जो एम है ये कैपिटल लेटर से मैंने लिखा है और जो सेकंड वाला इंडिका है ये जाति को बताता है। इसको मैंने देखी इसका पहला अक्षर क्या है? स्मॉल लेटर से है, तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। तो ये क्या है? द्विनामकरण पद्धति। और इसी प्रकार किसी भी जीव का हम लोग क्या कहते हैं? वैज्ञानिक नामकरण करते हैं। अगला है वर्गीकरण। ये वर्गीकरण क्या होता है बेटा? क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? वर्गीकरण क्या होता है? तो जीवों को विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। पौधे और जंतुओं को विभिन्न श्रेणी में बांटते हैं या जीवों को वर्गों में वर्गीकृत करना वर्गीकरण कहलाता है। कुल 7 वर्गों में जीवों को रखा गया है और इन 7 वर्गों को क्या कहते हैं बेटा? टैक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहा जाता है। और इसी में एक आता है टैक्सॉन की अवधारणा। ये क्या है? इस टैक्सॉन इकाई का प्रयोग वर्ग में शामिल वास्तविक जैविक जीव के लिए किया जाता है और इसके कुछ कुछ क्रम की बद्धता है। जैसे कि वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं जिसमें प्रत्येक सोपान पद या वर्ग को प्रदर्शित करता है। पदानुक्रम का मतलब होता है कि वस्तुओं के समूह को एक दूसरे पर रखना। उदाहरण के लिए जैसे कि सबसे पहले जाति आता है। क्या रखते हैं बेटा? सबसे पहले जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे पहले जाति। क्या कहते हैं हम लोग? जाति। जात के बाद वो किस वंश का है, फिर वो किस कुल का है, फिर वो किस गण का है, फिर किस वर्ग का है, फिर किस संघ का है और फिर किस जगत का है। देखिए जैसे जाति, फिर वंश, फिर कुल आता है, फिर गण आता है, फिर वर्ग आता है, फिर संघ आता है, फिर उसका क्या आता है? जगत आता है। तो इस प्रकार रखते हैं। अब इसी में हम लोग एक एक करके जानते हैं कि सबसे पहले क्या आता है? जाति आता है। जाति को क्या कहते हैं? स्पीसीज कहते हैं। सर जाति होता क्या? किसे कहते हैं जाति? तो जीवों का वह समूह जिसमें मौलिक समानता होती है
उसे जाति कहते हैं, स्पीसीज कहा जाता है। जैसे लियो में सभी शेरों को रखा गया है और टिग्रिस में सभी बाघों को रखा गया है। अगला है वंश, जीनस। तो वंश में एक से अधिक बेटा क्या होती है, जाति होती है। जैसे पैंथेरा में 3 जातियां लियो, टिग्रिस और परडस यानी कि चिता होती है। वहीं पे सोलेनम में 3 जाति, आलू, टमाटर और क्या होता है बेटा, बैगन होता है। 3 जाति होती है। कौन कौन से? सोलेनम में 3 जाति, आलू, टमाटर और क्या होता है बेटा, बैगन होता है। ठीक। अगला है कुल। कुल को क्या बोलते हैं बेटा, फैमिली बोलते हैं। कुल में संबंधित वंश आते हैं। जैसे फैलेडी कुल में पैंथोरा, बाघ, शेर, चीता और फैलिस में बिल्ली को रखा गया। वंश जात की तुलना में कम समानता क्या करते बेटा, प्रदर्शित करते हैं। अगला है गण। ये गण क्या होता है? तो एक गण में एक से अधिक कुल आते हैं। प्राणी कार्निवोरा गण में फैलेडी तथा कैनेडी कुलों को रखा गया है। अगला है वर्ग। वर्ग क्या होता है? तो एक वर्ग में एक से अधिक गण आते हैं। जैसे प्राइमेट गण, जिसमें सभी बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बॉन आते हैं। और कार्निवोरा गण, जो कि बाघ, बिल्ली और क्या आता है, कुत्ता आता है। अगला क्या है आपका, फाइलम या डिवीजन। ये क्या है? तो फाइलम शब्द जंतु के लिए प्रयोग करते हैं तथा डिवीजन शब्द पौधों के लिए प्रयोग किया जाता है। एक संघ में एक से अधिक वर्ग आते हैं। जैसे पृष्ठरज्जु या पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र में होने के आधार पर इसे कार्डेटा संघ में रखा गया है। ठीक। अगला है जगत बेटा, किंगडम। ये क्या होता है जगत, किंगडम? तो किंगडम में एक से अधिक संघ आते हैं। कुल 5 किंगडम बनाए गए हैं, जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु ये है। एक एक जगत में एक से अधिक क्या आते हैं बेटा, संघ आते हैं। और जंतु 11 संघ और पादप 5 होते हैं। मतलब जंतु में कुल कितने संघ है? तो जंतु में कुल 11 संघ है और पादप में कुल संघों की संख्या बेटा क्या है, 5, यानी 5 संघ होते हैं। ठीक है। कुछ आप देख सकते हैं जैसे कि वर्गीय संवर्ग का कुल जीव है। जैसे कि यहाँ पे मानव है, तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमोसेपियंस। किस वंश से? तो होमो से। किस कुल से है? होमो नीडी से। किस गण से है? प्राइमेट से। किस वर्ग से है? मेमेलिलिया से है। और किस संघ या भाग से है? कार्डेटा संघ से आता है। वहीं पे घरेलू मक्खी को हम लोग वैज्ञानिक नाम, जैविक नाम मतलब क्या है बेटा, वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम। ठीक है। मस्का से है। किस कुल से है? म्यूसीडी से। किस गण से है बेटा? डिप्टेरा से है। किस वर्ग से है? इंसेक्टा से है। किस संघ से है? आर्थ्रोपोडा से है। वहीं पे अगला है आम। आम का जैविक नाम क्या होता है बेटा? मैंजिफेरा इंडिका होता है। किस वंश से है? मैंजिफेरा से। किस कुल से है? हाँ, एनाकर डीएसी से है। किस गण से है? सेपी डेल्स से है। किस वर्ग से है? डाइकोटी लिडली से है। किस संघ से है? एंजियोस्पर्मी से है। तो ये इसको नोट कर सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे भेज दूंगा, जाके वहां से डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद है जैव विविधता। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं जैव विविधता होता क्या है। थोड़ा सा मैं इसके पहले ही आपको जैव विविधता बेटा आपको बताया था कि जैव विविधता होता क्या है। ठीक है ना। पेन गिर गया था यार। एक्चुअली मेरे जो वीडियो मेरा 0 एडिटिंग होती है, मैं कोई एडिटिंग नहीं करता। विदाउट एडिटिंग आपको ये रियल वीडियो मिलती है। ठीक है ना। चलिए, जैव विविधता क्या होता है? बायोडायवर्सिटी। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों की जातियों की संख्या को जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पे अब तक 17 लाख से 18 लाख जातियां खोजी गई हैं, जिनमें से 70% जंतु है और 22% क्या है बेटा, पादप। और 8% क्या है, सूक्ष्म जीव है। आर्थ्रोपोडा संघ सबसे बड़ा संघ होता है और पूरे विश्व में 12 मेगावित्ता देश हैं। वैसे मेगावित्ता क्या कहलाता है? जीवों की सबसे अधिक जातियां भारत में, कुल पौधों की जातियां 45,000 से अधिक है। और वहीं जंतुओं की जो संख्या है इसकी क्या है, 2 गुना लगभग की 90,000 से अधिक है। जीवों के अध्ययन के लिए बेटा क्या क्या साधन है, यानी कि हम लोग देखते हैं कि जीवों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन उनके लिए क्या क्या साधन बनाए गए हैं। तो सबसे पहला जो संसाधन है बेटा क्या, संग्रहालय है, म्यूजियम है। तो संग्रहालय एक ऐसा स्थान है जहां जीवों को मृत करके सुखा कर रखा जाता है। संग्रहालय प्राय शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय और कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालयों में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधे और प्राणियों के नमूने होते हैं। पौधे तथा प्राणियों के नमूनों को सुखाकर परिरक्षित करते हैं
और कीटों को एकत्र करके मारने के बाद डिब्बों में पिन करके इसमें रखा जाता है। बड़े प्राणी तथा स्तनधारी को प्रायः परिरक्षित घोल में डालकर जारों में भरकर रखते हैं और संग्रहालय में प्रायः प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। अच्छा, प्रमुख संग्रहालय के नाम क्या क्या है बेटा? तो जैसे दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय है, कोलकाता का भारतीय संग्रहालय है, हैदराबाद का सालार जंग संग्रहालय है, मुंबई का प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय है, चेन्नई का सरकारी संग्रहालय। तो इत्यादि संग्रहालय क्या है बेटा? ये प्रकार है। तो जितना तक टॉपिक हमारा पेपर बन सकता है जो कि क्लास 11 चैप्टर 1 में है वो मैंने पढ़ा दिया है, और एक दो टॉपिक लास्ट में बचे होंगे तो आप थोड़ा एनसीईआरटी का सहारा लेके देख सकते हैं। हालांकि जितने भी थे मैंने पूरा पूरा खत्म कर दिया है। तो हमारे ये चैप्टर जो 1 है, जीव जगत, क्लास 11 बायोलॉजी का, ये हमारा चैप्टर 1 बेटा कंप्लीट है। अब अगला हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे। इसका पीडीएफ और नोट्स बेटा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सारा वीडियो का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना? और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।